वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कि किस तरह से फर्टिलाइज्ड एग यानी सिंगल सेल जाइगोट में डिवीजन स्टार्ट होते हैं, जो बहुत रैपिड माइटोटिक डिविजन्स हैं, जिन्हें हमने क्लीवेज टर्म दिया था। हमने वेरियस एनिमल्स में डिफरेंट टाइप के क्लीवेजेस पढ़े और ह्यूमंस में हमने पढ़ा किस तरह से 1 सेल से 2 सेल जो 30 आवर्स में बनता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, देन उसके भी 10 आवर्स बाद यानी टोटल 40 आवर्स बाद 4 सेल स्टेज, एंड देन टोटल 72 आवर्स बाद यानी 3rd डे पे जाके 8 सेल स्टेज आती है। इस 8 सेल से लेकर 16 सेल स्टेज तक ये जो सेल्स होते हैं ये बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं। अभी भी जोना पेलिसिडा इनके चारों तरफ है, फैलोपियन ट्यूब में ही ये स्ट्रक्चर मिल रहा है। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं मॉर्यूला। सो बेसिकली हम एम्ब्रियोलॉजी को ही आगे बढ़ा रहे हैं। इस एम्ब्रियोलॉजी में हमने फर्स्ट स्टेप यानी क्लीवेज को लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट स्टेज जो है दैट इज मॉर्यूला। नाउ मॉर्यूला का मतलब है, मॉर्यूला वर्ड मलबरी से आया है, शहतूत का जो फल होता है मलबरी। ये एक सॉलिड बॉल की तरह होता है, 8 to 16 सेल। कई बुक्स में 16 to 32 सेल स्टेज को मॉर्यूला कहते हैं, बट स्टूडेंट वेरी क्लियरली 8 to 16 सेल स्टेज को ही मॉर्यूला कहते हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है, वही क्लीवेज डिविजन्स के कारण एक सॉलिड बॉल ऑफ 8 to 16 सेल्स एंड इट लुक्स लाइक मलबरी फ्रूट, शहतूत की तरह दिखती है, हेंस नोन एज मॉर्यूला। आप इसको ऐसा मान सकते हो स्टूडेंट्स, एक सॉलिड बॉल है। सॉलिड बॉल मतलब क्रिकेट की बॉल की तरह, बिल्कुल ठोस। सो क्वेश्चन जो आता है 8 to 16 सेल है एंड सॉलिड, दोनों पे ही क्वेश्चन आता है। यानी कि कैसी दिखेगी ये, चारों तरफ तो जोना है डेफिनेटली और अंदर ये बॉल है और इस बॉल में 8 to 16 सेल स्टेज है, ये लाइक दिस इज मॉर्यूला स्टेज, मॉर्यूला, एंड दिस इज जोना। ये अभी भी फैलोपियन ट्यूब के अंदर है क्योंकि 3rd डे 72 आवर्स के बाद में 8 सेल बन गया था, यानी 3rd और 4th डे के बीच की कहानी है ये। सो दिस इज प्रेजेंट इन फैलोपियन ट्यूब। ये क्वेश्चन आता है, अभी यूट्रस में नहीं पहुंचा है एम्ब्रियो, अभी वो फैलोपियन ट्यूब में ही है, आगे बढ़ता जा रहा है फैलोपियन ट्यूब की काइनोसीलिया सीलिएटेड एपिथेलियम के थ्रू, और अभी भी जोना पेल्यूसिडा इंटैक्ट है। सो जोना पेल्यूसिडा इज इंटैक्ट। ये दोनों ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसमें अभी भी जोना, दिस इज जोना पेल्यूसिडा इज इंटैक्ट एंड इट इज फाउंड इन फैलोपियन ट्यूब। 8 to 16 सेल स्टेज, सॉलिड बॉल। किस तरह से दिखेगा अगर हम यहाँ पर एक डायग्रामेटिकली कोशिश करें बनाने की। लेट अस सपोज दिस इज द यूट्रस एंड दिस इज द फैलोपियन ट्यूब। अब हम इसको स्टूडेंट्स एक काम करते हैं, थोड़ा सा हम इसको वाइड बनाते हैं, चौड़ा बनाते हैं, ताकि हम इसमें स्टेजेस दिखा सकें। ऑलराइट, नाउ दिस इज फैलोपियन ट्यूब। मैं इसे चौड़ा बना रही हूँ, इतनी चौड़ी होती नहीं है। वी आर पर्पसली ड्रॉइंग सो दैट वी कैन शो ऑल द स्टेजेस, राइट। इसी तरह से ये यहाँ पर होगा, बट हम एक ही तरफ बना रहे हैं क्योंकि एक ही तरफ फर्टिलाइजेशन होगा, एक बार में एक ओवरी से एक एग निकलेगा। हम नॉर्मल सिचुएशन की बात कर रहे हैं, डाइजाइगोटिक ट्विंस की नहीं। तो इस समय पर ये यूट्रस की जो लाइनिंग है इसमें ये पेरीमेट्रियम होगी, फिर ये थिक मायोमेट्रियम होगी जो मसल लेयर है, और फिर यहाँ पर एंडोमेट्रियम होगी इस तरह से, राइट। ये यूट्रस में होगा पूरी, लाइक दिस। नाउ यहाँ पर ये फिमरी होंगे, वी आर नॉट कंसर्न्ड क्योंकि हमारी कहानी जो शुरू हो रही है वो जाइगोट से स्टार्ट हो रही है। यहाँ पर ओवरी होगी जो यूट्रस से अटैच होगी ओवेरियन लिगामेंट्स के थ्रू, ओवरी से ओव्यूलेशन हुआ होगा, फिर ये एग यहाँ पहुँचेगा। नाउ ये जो एग है इसके चारों तरफ जोना है, सो दिस इज जोना, ऑलराइट,
दिस इज द सेकेंडरी oocyte। थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए, यहां पहुंचे एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन पे, दिस इज द सेकेंडरी oocyte। बहुत सारे स्पर्म्स आकर अटैच हुए होंगे, जिनमें से एक स्पर्म अंदर गया होगा, यानी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हुआ यहां पे, दिस इज फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन को हम डे 0 या डे 1 मानते हैं, यहां से शुरुआत करते हैं। अब हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो यहीं से करेंगे। और ये कब हुआ है फर्टिलाइजेशन? ऑलमोस्ट 14 डेज आफ्टर ओव्यूलेशन। नाउ सॉरी, नॉट आफ्टर ओव्यूलेशन, आफ्टर लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब यहां से नेक्स्ट स्टेज पे आए, जाइगोट बन चुका है इन दोनों के फ्यूजन से, तो नाउ हाउ वी कैन ड्रॉ, दिस इज द जोना और ये इसके अंदर अब है जाइगोट, दिस इज द जाइगोट। ऑलराइट, फर्टिलाइजेशन के बाद पहली स्टेज जाइगोट। नाउ इस जाइगोट में क्लीवेज डिविजन्स स्टार्ट होंगे। पहले फर्स्ट क्लीवेज होगा, फर्स्ट क्लीवेज होगा 30 आवर्स के बाद, और 30 आवर्स के बाद जब फर्स्ट क्लीवेज होगा तो ये जोना है और ये 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएगा लाइक दिस, इट विल बी मेरिडोनियल डिविजन, 2 सेल स्टेज, 2 सेल स्टेज। ऑलराइट, नाउ 2 सेल स्टेज के बाद में सेकेंड क्लीवेज होगा, जो टोटल फर्टिलाइजेशन से अगर देखें तो 40 आवर्स के बाद होगा। सेकेंड डे पर हो रहा है ये सब कुछ। अभी भी जोना है और ये भी मेरिडोनियल टाइप का है, इसमें 4 सेल बन जाएंगे, सो इट बिकम्स 4 सेल स्टेज। देन थर्ड डे तक आते आते, यानी फर्टिलाइजेशन से 72 आवर्स बाद, ये सब क्वेश्चंस हैं, हम सब लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अगेन अभी भी जोना पेल्यूसिडा है और अब इक्वेटोरियल डिवीजन होगा और ये 8 सेल स्टेज बन जाएगी। 7 तो दिख रहे हैं, एक पीछे है, सो दिस इज 8 सेल स्टेज। इसके बाद में अब जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे हम मॉर्यूला कहते हैं, यहां से लेके अगला, यानी कि अभी भी जोना पेल्यूसिडा है, अभी भी ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही है, बट अब ये एक सॉलिड बॉल बन गया है, सॉलिड बॉल ऑफ सेल्स। दिस इज कॉल्ड मॉर्यूला, दिस स्टेज इज कॉल्ड मॉर्यूला। इस प्रोसेस को मॉर्यूलेशन बोलते हैं। सो मॉर्यूला इज 8 to 16 सेल सॉलिड बॉल, क्रिकेट बॉल की तरह, 8 to 16। और क्या लगता है आपको ये कब हुआ होगा? ये डे 3 था, दिस इज डे 3, सो दिस इज अराउंड डे 4। सो डे 3 और डे 4 पे प्रेजेंट है मॉर्यूला। 8 to 16 सेल स्टेज तक हम मॉर्यूला कहते हैं। दिस इज अबाउट मॉर्यूला, फैलोपियन ट्यूब में ही है, जोना पेल्यूसिडा अभी भी इंटैक्ट है। अब जब ये फर्दर डिवाइड करेगी 16 के बाद 32 सेल पे, तब से शुरुआत होगी ब्लास्टोसिस्ट बनने की। दूसरे ऑर्गेनिजम्स में उसे ब्लास्ट्यूला कहते हैं, बट मैमल्स में, मेटाथीरियन एंड यूथीरियन मैमल्स यानी प्लेसेंटल एंड मार्सुपियल मैमल्स में उसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। क्यों, आइए समझते हैं। सो द नेक्स्ट स्टेज इज ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज। नाउ ब्लास्टोसिस्ट किस में कहते हैं? मेटाथीरियंस यानी मार्सुपियल्स में, एंड यूथीरियन यानी प्लेसेंटल मैमल्स में, यूथीरियन मैमल्स में। हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं जो कि यूथीरियन है, तो ह्यूमंस में डेफिनेटली क्या कहेंगे? ब्लास्टोसिस्ट कहेंगे। ऑल राइट, एंड वी कैन जस्ट राइट दैट इन अदर एनिमल्स दिस स्टेज इज नोन एज ब्लास्ट्यूला। ये पूछा जाता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। अदर्स में इसे कहते हैं ब्लास्ट्यूला, बट हमारे में इसे कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, ये डे 4 के बाद जो मॉर्यूला है अब ये फिर डिवाइड करेगा, और जैसे ये डिवाइड करता है अब ये यूट्रस में आ जाता है। पर अब हम इसे मॉर्यूला नहीं कहते हैं क्योंकि 16 सेल के ऊपर हो गया है, 32 सेल हो गया है। अभी भी जोना है चारों तरफ। ऑलराइट, ऊपर से देखोगे आप तो अभी भी आपको ये सॉलिड बॉल दिख रही है, बट एक्चुअली जैसे ही ये यूट्रस में आता है, हम जानते हैं कि यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है उसमें अभी तक ओवरी क्या कर रही है? ओवरी में कॉर्पस ल्यूटियम बन चुका है, येलो बॉडी, और ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रीट कर रहा है? प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रीट कर रहा है, और ये प्रोजेस्ट्रॉन क्या कर रहा है? इस ईस्ट्रोजन का
सिक्रीशन बढ़ा रहा है, यानी इसके जो ग्लैंड्स थे, आपको याद है टिब्यूलर ग्लैंड्स, उन्हें कॉर्क स्क्रू शेप ग्लैंड्स में कन्वर्ट कर रहा है, और वो कॉर्क स्क्रू शेप ग्लैंड्स ग्लैंड्यूलर हैं, यानी वो क्या रिलीज कर रहे हैं, यूट्राइन मिल्क, जिसमें बहुत ग्लाइकोजन है, ताकि वो इस जो एम्ब्रियो आ रहा है इसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके। तो धीरे धीरे क्या होता है कि इसके अंदर वो यूट्राइन मिल्क सीप करता है, अंदर घुसता है, और जब यूट्राइन मिल्क अंदर घुसता है तो धीरे धीरे जो सेल्स हैं वो दो टाइप में डिवाइड होते हैं। कुछ सेल्स चारों तरफ अरेंज हो जाते हैं, कुछ सेल्स एक पोल पे जाके चिपक जाते हैं, और बाकी बीच में वो यूट्राइन मिल्क इकट्ठा होने लगता है, जिसके कारण एक खाली जगह, एक कैविटी फॉर्म होने लगती है। सबसे पहले ब्लास्टुला में क्या होगा, देयर विल बी कैविटेशन। ब्लास्टुला का मतलब ही है एक कैविटी फॉर्म हो गई है, ये सॉलिड था अब ये खोखला हो जाएगा, देयर विल बी अ कैविटी फॉर्म्ड इनसाइड, एंड देन देयर विल बी सेल्स। सो कैविटेशन में क्या होगा, आफ्टर 32 सेल स्टेज, 16 तक मॉर्यूला कह रहे हैं, आफ्टर 32 सेल स्टेज व्हाट हैपन्स, यूटेराइन मिल्क seeps into blastocyst. Uterine milk seeps. Uterine milk seeps into this, and there is formation of cavity, और इस कैविटी को कहते हैं ब्लास्टोसील, और जैसे ही ब्लास्टोसील बनी अब ये कहलाने लग जाएगा ब्लास्टोसिस्ट। ऑलराइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे सेल्स क्या थे, कॉम्पैक्ट थे। सो यहाँ पर क्या हुआ था, कॉम्पैक्शन, दे वर टाइटली पैक्ड, इनके बीच में कुछ कुछ गैप जंक्शंस थे, बाकी सब टाइटली पैक्ड थे एक बॉल के फॉर्म में। यहाँ पे कंपैक्शन हुआ था, यहाँ पर अब उन कॉम्पैक्ट सेल्स के बीच में यूट्राइन मिल्क सीप होने लग गया है, जिसके कारण से कैविटी फॉर्म हो रही है, जिसे कहते हैं ब्लास्टोसील, और इसके कारण अब ये कहलाएगा ब्लास्टोसिस्ट। ऊपर से देखने पे अभी भी ये सॉलिड बॉल है, बट अगर हम इसे कट करके देखें तो हमें अंदर से कैसा दिखेगा अभी ये स्ट्रक्चर, आइए समझते हैं। अब ये हमें अंदर से कुछ ऐसा दिखेगा, अभी भी जोना पेलिसिडा बरकरार है। सो दिस इज जोना चारों तरफ। अब जो सेल्स हैं इनमें से कुछ फ्लैट होके पेरीफेरी में अरेंज हो गए लाइक दिस, ठीक है, और कुछ सेल्स जो हैं वो एक पोल पे, ये एनिमल पोल होगा, ये वेजिटल पोल है, एनिमल पोल की तरफ कुछ सेल्स अरेंज हो गए लाइक दिस, और बाकी की जो पूरी जगह है यहां पे वो यूट्राइन मिल्क भर गया। कट करके देखोगे आप तो ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा आपको, यानी इसमें क्या क्या है, ये जो कैविटी है दिस इज ब्लास्टोसील, इसे ब्लास्टोडर्मिक कैविटी भी बोलते हैं, एक्चुअली इट्स अ कैविटी। बेसिकली हमें क्या पता होना चाहिए कि कैविटी फॉर्म हो गई है, और इसके धक्के के कारण कुछ सेल्स जो यहां इकट्ठे हो गए हैं इन्हें कहते हैं इनर सेल मास, ICM। यही आगे जाकर एम्ब्रियो बनाएंगे, और ये जो ऊपर, ये जो साइड में लेयर है ये वाले सेल्स की, इन्हें कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट और ट्रोफोएक्टोडर्म। स्टूडेंट्स, ये एम्ब्रियो में नहीं कंट्रीब्यूट करेंगे, यानी हमारे बॉडी नहीं बनाएंगे। ये क्या करेंगे, इस एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करने वाले हैं, यही प्लेसेंटा बनाने वाले हैं, यही जाकर इस यूट्रस की एंडोमेट्रियम में घुसने वाले हैं। सो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हमें दिखने लग जाएगा अगर हम कट करके देखें 32 सेल स्टेज के बाद से। नाउ व्हाट विल हैपन, नाउ ये फटाफट डिवाइड कर रहे हैं। अब डे 5 पे आके, यहाँ पे आके हमें कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, हम इसे कट करके देख रहे हैं तो अभी भी ये जोना है, बट अब ये जो हमने बाहर ये जो स्ट्रक्चर बनाया है मैं इसको अंदर बना रही हूँ। इस तरह से ये ट्रोफोब्लास्ट हो गए, देन ये इनर सेल मास हो गया जो एम्ब्रियो बनाने वाला है, और ये ब्लास्टोसिस्ट
सील कैविटी हो गई. सो दिस इज ब्लास्टोसिस्ट. डे 5 पर ये यानी कितना सेल हो जाएगा, 32 से अब 64 से लेके 128 सेल तक ये यूट्रस में लैंड अप कर जाता है. अब जब ये इतना बड़ा हो गया है, काफ़ी सारे सेल्स हो गए प्लस बहुत सारा यूट्राइन मिल्क इसके अंदर चला गया है, तो ये यूट्राइन मिल्क धक्का देगा, एक प्रेशर क्रिएट करेगा और प्रेशर क्रिएट होने के कारण से नाउ ये जो जोना पेलिसिडा ये एक तरफ से ब्रेक होगी और जहां से भी ये ब्रेक होगी ये वहां से निकल के बाहर आ जाएगा. यानी जैसे अंडा फूट के चिक बाहर आता है, चिकन बाहर आता है, वैसे ही इसी को बोलते हैं हैचिंग ऑफ ब्लास्टोसील, ब्लास्टोसिस्ट. सो द नेक्स्ट स्टेप वुड बी हैचिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट. जैसे ही कैविटी बनी हम इसे ब्लास्टोसिस्ट कहने लगे. तो कैविटेशन का मतलब ही है फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट. ये टेनिस बॉल की तरह है जो अंदर से खोखली है, कैविटी है इसके अंदर, जबकि मोरेला एक क्रिकेट बॉल की तरह है, बिल्कुल सॉलिड. नाउ देयर विल बी हैचिंग. हैचिंग कब होती है? एट 64 to 128 सेल स्टेज. और ये कब तक आ जाएगी स्टूडेंट्स? डे 5 तक. ये सब फर्टिलाइजेशन से कैलकुलेशन हो रहा है डेज का. सो इस स्टेज तक आते आते इतना यूट्राइन मिल्क भर जाता है दैट नाउ व्हाट विल हैपन, देयर विल बी वी कैन से जोना पेल्यूसिडा रप्चर at one point. और ये क्यों रप्चर हो रही है स्टूडेंट्स? क्योंकि जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैं वो कुछ लाइटिक एंजाइम्स सिक्रीट करने लग जाते हैं जैसे ही ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर होता है. सो व्हाई डज इट हैपन? बिकॉज ऑफ ट्रोफोब्लास्टिक एंजाइम्स. Due to trophoblastic enzymes, zona pellucida ruptures at one point. कैसे दिखा सकते हैं हम इसको अगर हमें अलग से बनाना है? इस तरह से ये एक जगह पे टूट गई और जहां से ये टूटी वहां से अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये बाहर हैच करेगी, बाहर निकलेगी लाइक दिस, इसको तोड़ के. और इसके साथ साथ ये इनर सेल मास अटैच है और इसके अंदर अभी भी वो पूरा का पूरा यूट्राइन मिल्क भरा हुआ है. अभी तक जो डेवलपिंग सेल्स हैं उनको न्यूट्रिशन ये यूट्राइन मिल्क ही प्रोवाइड कर रहा है. सो दिस इज नोन एज हैचिंग ऑफ जोना. दिस इज जोना पेल्यूसिडा और ये इसकी क्या हो रही है? हैचिंग. हैचिंग ऑफ जोना पेल्यूसिडा. दिस विल हैपन. एंड नाउ व्हाट विल हैपन? ये ब्लास्टोसिस्ट इस जोना से बाहर आ जाएगा. नाउ स्टूडेंट्स ये जोना क्यों यहां तक आई और अब क्यों टूट गई? अगर ये जोना पेल्यूसिडा यहां पर प्रेजेंट रही तो ये एंडोमेट्रियम से चिपक नहीं सकता है क्योंकि जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैं उनमें कुछ स्टिकी सेल्स होते हैं, लेकिन जोना पेल्यूसिडा के कारण वो रीच नहीं कर पाएंगे, चिपक नहीं पाएंगे एंडोमेट्रियम पे. हम चाहते हैं वो चिपके क्योंकि अगर वो नहीं चिपकेंगे तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा. कैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ेगी, प्लेसेंटा कैसे बनेगा? पर फिर जोना पेल्यूसिडा क्यों रही अभी तक? ताकि ये यहीं आकर चिपके, कहीं बीच में अटैच नहीं हो जाए क्योंकि इसके पास कुछ स्टिकी सेल्स हैं. अगर जोना पेल्यूसिडा प्री मैच्योरली यानी टाइम से पहले रप्चर हो गई, सपोज करिए यहीं रप्चर हो गई, तो ये जो सेल हैं ये यहाँ फैलोपियन ट्यूब में ही चिपक जाएंगे, यानी यहीं पर प्रेगनेंसी हो जाएगी. अब ये अटैच तो हो गए पर जब ये धीरे धीरे ग्रो करेंगे, लगातार इनमें डिविजन्स भी हो रहे हैं, पर फैलोपियन ट्यूब तो बहुत नैरो है, यूट्रस तो बहुत ब्रॉड है, तो जैसे ही ये डिवाइड करेंगे, ये फैलेंगे, तो फैलोपियन ट्यूब पर प्रेशर पड़ेगा और फैलोपियन ट्यूब फट जाएगी. और जैसे ही फैलोपियन ट्यूब फटेगी पूरी ब्लीडिंग ही ब्लीडिंग हो जाएगी. पेशेंट जो है बीपी लेस, पल्स लेस आते हुए देखा है. एक गायनेक के लिए जब हम लोग अपना एमएस कर रही थी, मैं मुझे याद है हमारी लेक्चरर थी वो हमें कहती थी कि एक दुःस्वप्न, नाइट मेयर होता है अगर कोई ट्यूबल प्रेगनेंसी की लेडी आ जाए, रप्चर्ड ट्यूबल प्रेगनेंसी.
आई हैव सीन लेडीज विथ पल्सलेस, बीपीलेस, हम लोग डेथ ऑन ओटी टेबल, डीओटी का कंसेंट लेते हैं उनके रिलेटिव से एंड वी ट्राई टू सेव द लेडी। इतना डेंजरस होता है अगर ये यूट्रस की जगह कहीं भी और चिपक जाए, और जोना पेल्यूसिडा उसको प्रिवेंट कर रही है। अगर ऐसा नहीं हुआ, जोना पेल्यूसिडा पहले रप्चर हो गई, तो ये यूट्रस की जगह कहीं और प्रेगनेंसी हो जाएगी, और कहीं भी और अगर ये चिपका तो उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। सो जोना पेल्यूसिडा रप्चर्स, और जब जोना पेल्यूसिडा रप्चर हो जाएगी देन देयर विल बी हैचिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, और हैचिंग के बाद में क्या होगा स्टूडेंट्स, दैट ये जो ब्लास्टोसिस्ट है इसके फैगोसिटिक सेल्स होते हैं, वो एंडोमेट्रियम के कुछ सेल्स को खाएंगे ताकि वो इसके अंदर जाकर धस सके। सो देन देयर विल बी phagocytosis of endometrium by phagocytic cells of ट्रोफोब्लास्ट। तो ट्रोफोब्लास्ट ने अभी तक दो काम किए, एक तो जोना पेल्यूसिडा को तोड़ा और दूसरा एंडोमेट्रियम में फैगोसाइटोसिस के उसके कुछ सेल्स को खा लिया ताकि उसके अंदर जो जगह बनी है उसमें जाकर घुस सके। सो फैगोसिटिक सेल्स ऑफ ट्रोफोब्लास्ट। एंड नाउ व्हाट विल हैपन, नाउ इट विल गो, अभी ये 5th डे से हो रहा है, तो 6th डे के एंड तक आते आते, या ये कहें 7th डे, कभी कभी 6th डे के एंड, कभी कभी 7th डे तक आते आते फाइनली ये एम्ब्रियो जो है ये पूरा का पूरा धस जाएगा एंडोमेट्रियम में। तो अगर हम इसके आगे बनाना है तो इसके आगे नेक्स्ट स्टेज में क्या हुआ है, ये अकेला रह गया है, अब जोना पेल्यूसिडा रप्चर कर गई है, तो ऐसा स्ट्रक्चर बन गया है लाइक दिस, ठीक है। और अब क्या होगा, ये स्ट्रक्चर डे 6 का एंड या डे 7 पे जाके यहां पर हैचिंग हो गई है, हैचिंग, ये हैच्ड ब्लास्टोसिस्ट है, हैच्ड जो ऑलरेडी हैच हो चुका है, हैच्ड ब्लास्टोसिस्ट। नाउ इसके बाद में ये इस जगह को खाएगा और इसके अंदर धंसेगा, और जब ये धंसता है तो कैसे धंसता है, धीरे धीरे पूरा लाइक दिस, पूरा अंदर चला जाएगा। ये इसका इनर सेल मास है, ये कैविटी है लाइक दिस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन of blastocyst. So now what will happen, very very important point, third, that is implantation और nidation. Nidation means उसको घर मिल जाना, घोंसला बना लेगा। Nidation of blastocyst into decidua, या अभी हम इसे एंडोमेट्रियम कहेंगे, और जैसे ही निडेशन हो जाएगा, इसीलिए मैंने आपको याद दिलाया, फिर उसे हम एंडोमेट्रियम कहने लग जाएंगे। इम्प्लांटेशन और निडेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इनटू एंडोमेट्रियम, और ये कब होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खूब क्वेश्चन आता है, बाय डे 6 एंड और डे 7, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब हम फर्टिलाइजेशन से कैलकुलेट कर रहे हैं। 6th या 7th डे जाकर इम्प्लांटेशन होता है, 5th डे पर हैचिंग होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो 5th डे पे ब्लास्टोसिस्ट की हैचिंग हुई और 6-7th डे तक जाकर ये इसके अंदर धस गया। जोना पेल्यूसिडा क्या कर रही थी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर रही है। तो आप इसे नोट डाउन करिए, देन वील राइट अबाउट इट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल आप नोट कर लीजिए कि इम्प्लांटेशन एंड ऑफ 6th डे या 7th डे पर होता है। नाउ एक्चुअली ये स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है, एक्चुअली ये कैसा है वो भी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, बट यहाँ पर हम पहले एक नोट के फॉर्म में लिख लेते हैं कि जोना पेल्यूसिडा prevents premature implantation of embryo
हम ब्लास्टोसिस्ट केवल नहीं लिख सकते, हो सकता है 4 सेल पे ही चिपक जाए, वो जाकर फैलोपियन ट्यूब में 8 सेल में ही चिपक जाए। ब्लास्टोसिस्ट तो यूट्रस में आने के बाद बन रहा है। सो प्री मैच्योर इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करती है। अगर ऐसा नहीं हो, ये तो पहला क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, इफ जोना पेल्यूसिडा रप्चर्स प्रीमेच्योर, दैट मीन्स बिफोर टाइम, डे 5 के पहले, जब वो यूट्रस में पहुंच गया है उसके पहले अगर जोना पेल्यूसिडा फट जाए तो क्या होगा? इट विल रिजल्ट इनटू एक्टॉपिक प्रेगनेंसी। जहां फटी वहीं उसी स्टेज में जो एम्ब्रियो है वो चिपक जाएगा, प्रेगनेंसी हो जाएगी, एक्टॉपिक प्रेगनेंसी। एक्टॉपिक का मतलब ही होता है स्टूडेंट्स, नॉर्मल यूट्राइन साइट के अलावा कहीं भी अगर चिपक जाए। कई बार क्या होता है, जोना रप्चर ही नहीं होती है और नीचे तक आ जाता है और फिर नीचे जाके सर्विक्स के एरिया में, लोअर यूट्राइन सेगमेंट में जाकर जोना रप्चर होती है। अगर वहां पर चिपका तो वहां भी नैरो स्पेस है, वहां पर भी प्रेगनेंसी सस्टेन नहीं कर पाएगी, इट विल रिजल्ट इनटू एबॉर्शन। सो एक्टॉपिक प्रेगनेंसी मीन्स इट इज प्रेगनेंसी और इम्प्लांटेशन एट अ साइट other than normal uterine site। यूट्रस में भी जिस जगह चिपकना चाहिए, नॉर्मल यूट्राइन साइट के अलावा कहीं भी अगर प्रेगनेंसी होगी तो उसे एक्टॉपिक प्रेगनेंसी कहेंगे। लोअर यूट्राइन सेगमेंट में हो सकती है, ओवेरियन प्रेगनेंसी भी होती है, बहुत रेयरली, बट इसमें से जो मोस्ट कॉमन टाइप की है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एक्टॉपिक प्रेगनेंसी इज ट्यूबल प्रेगनेंसी। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो फैलोपियन ट्यूब में अगर वो इम्प्लांट हो जाए, चिपक जाए, वो रप्चर होता ही होता है, या तो टाइम पे डायग्नोसिस हो जाए और डायग्नोसिस होके फिर हम उसे मेडिकली मेडिसिन वगैरह डाल के एबॉर्शन करा देते हैं ट्यूब के अंदर ही, ताकि वो और ग्रो नहीं हो सेल्स। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो वो रप्चर होता है, एंड इफ इट रप्चर्स इट इज डिजास्ट्रस, फेटल, लाइफ थ्रेटनिंग फॉर द मदर। मदर की डेथ हो जाती है, डेथ हो सकती है, एंड आई हैव सीन लेडी डाइंग विद ट्यूबल प्रेगनेंसी। सो इट्स अ वेरी वेरी सीरियस कॉम्प्लिकेशन। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एक्टॉपिक प्रेगनेंसी इज ट्यूबल प्रेगनेंसी, ये भी क्वेश्चन आता है। दैट मीन्स फैलोपियन ट्यूब के अंदर हो रहा है। सो ये दोनों पे ही क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट इज एक्टॉपिक प्रेगनेंसी, व्हाट इज प्रिवेंटिंग एक्टॉपिक प्रेगनेंसी इज जोना पेल्यूसिडा। नाउ कई बार स्टूडेंट्स जो ट्विंस बनते हैं वो या तो फर्स्ट क्लीवेज के बाद बन जाते हैं, या कई बार जब हैचिंग हो रही है जोना की और ब्लास्टोसिस्ट बाहर आ रहा है उस टाइम पर भी अगर डिविजन हो तो भी ट्विंस बनते हैं। बट एनीवे, सो दिस इज अबाउट इट। नाउ ये जो स्ट्रक्चर हमें ऐसा दिख रहा है ये एक्चुअली ऐसा नहीं है, ये अभी तक और डेवलप कर गया है। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। प्लीज नोट इट डाउन। So students, the most common type of ectopic pregnancy is tubal pregnancy, which is very fatal, and zona pellucida is preventing this ectopic pregnancy. Now हमने जिस तरह का डायग्राम बनाया है एक्चुअली ये ऐसा नहीं है, ये और डेवलप हो चुका है। किस तरह से, आइए समझते हैं। यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली है कि अब हम एंडोमेट्रियम को, अगर आपको याद हो हमने पढ़ा था कि जैसे ही इम्प्लांटेशन होता है अब एंडोमेट्रियम जो है वो क्या कहलाती है, डेसिडुआ। और हमने 3 टाइप के डेसिडुआ पढ़े थे जब हमने यूट्रस पढ़ा था। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डेसिडुआ बेसालिस जो प्लेसेंटा फॉर्म करेगा, डेसिडुआ पैराइटालिस जो जिसका कोई लेना देना नहीं है एम्ब्रियो के साथ, एंड डेसिडुआ कैप्सुलैरिस जो एम्ब्रियो को चारों तरफ से घेरेगा। आइए समझते हैं किस तरह से होगा। एक्चुअली इस तरह से ये जो एंडोमेट्रियम होगी जो इसको चारों तरफ से घेरेगी, दिस वुड बी कॉल्ड डेसिडुआ कैप्सुलैरिस। यहाँ पर एंडोमेट्रियम का ये जो पार्ट है जो इसके साथ प्लेसेंटा बनाएगा, दिस वुड बी कॉल्ड डेसिडुआ बेसालिस, बेस पे है। और ये जो बची हुई एंडोमेट्रियम है जिसका इस स्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं है, दिस इज कॉल्ड डेसिडुआ पैराइटालिस। ऑलराइट, नाउ तो अब हम एंडोमेट्रियम की जगह डेसिडुआ वर्ड को यूज करेंगे। नाउ लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, जो कि एक हॉलो बॉल है लाइक अ टेनिस बॉल। ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर
यही जाकर ब्लास्टोसिस्ट ही इम्प्लांट होता है डेसिडुआ में, यूट्रस की एंडोमेट्रियम में। ये क्वेश्चन पूछते हैं कैसा स्ट्रक्चर होगा, आइए समझते हैं। अब इसमें क्या है स्टूडेंट्स, चारों तरफ तो ट्रोफोब्लास्ट है। अब मैं उसको सिंपल बना रही हूं इस तरह से, फ्लैट सेल्स है ट्रोफोब्लास्ट या ट्रोफोएक्टोडर्म, बट इनका कोई लेना देना नहीं होगा एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर्स बनाने में, हमारा कोई ऑर्गन वगैरह कुछ भी नहीं बनेगा। यहां पर इसमें सेल्स जो हैं जिसे इनर सेल मास कहते हैं, लाइक दिस, ये एक्चुअली एम्ब्रियो बनाएंगे पूरे स्ट्रक्चर्स, हमारे सारे ऑर्गन्स। और इसमें फिल्ड है यूट्राइन मिल्क एंड दिस इज द ब्लास्टोसील, राइट। नाउ पहले ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, फिर क्या होता है, ये ट्रोफोब्लास्ट की जो लेयर्स हैं ये डिवाइड करती हैं, और जब ये डिवाइड करती हैं तो अंदर की जो लेयर है वो तो नॉर्मल डिविजन्स होते हैं, बट जो बाहर की लेयर जब बनती है स्टूडेंट्स, तो उसमें क्या होता है, सेल बाउंड्रीज गायब हो जाती है। तो सिर्फ न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म तो रह जाता है, पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल्स के बीच बीच की गायब हो जाती है, यानी एक तरह से मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन बन जाती है, और उसमें भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकल जाते हैं, यानी कुछ इस तरह से कंडीशन हो जाएगी। लाइक दिस, ये फिंगर लाइक। अब इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस हैं पर सेल बाउंड्रीज नहीं है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, और मल्टी न्यूक्लिएट को हम सिंसाइशियम कहते हैं। तो इस वाली लेयर को कहने लगते हैं सिंसाइशियो ट्रोफोब्लास्ट। सो दिस बिकम्स सिंसाइशियो ट्रोफोब्लास्ट लेयर, जिसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है, सिंसाइशियम बना है। और ये जो अंदर वाली लेयर है, जो प्रॉपर सेल्स हैं, तो सेल को साइटो बोलते हैं, सो दिस इज साइटोट्रोफोब्लास्ट। तो हमारी दो लेयर्स में डिवाइड हो गया ट्रोफोब्लास्ट, आउटर सिंसाइशियोट्रोफोब्लास्ट एंड इनर साइटोट्रोफोब्लास्ट। अब ये जो सिंसाइशियोट्रोफोब्लास्ट होता है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। क्या क्या काम करता है आइए समझते हैं। इसको लिख देते हैं इनर सेल मास, ये एम्ब्रियो बनाएगा तो इसे एम्ब्रियोनल डिस्क या एम्ब्रियोनल नॉब भी कहते हैं, यहीं से एम्ब्रियो बनने वाला है। एंड दिस इज द ब्लास्टोसील कैविटी। ऑलराइट, ये स्ट्रक्चर एक्चुअली यहां जाता है तो इसके चारों तरफ एक्चुअली ये इस तरह से ऐसा भी एक स्ट्रक्चर है, लाइक दिस सिंसाइशियोट्रोफोब्लास्ट। इसमें ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम विलई कहते हैं, तो विलई निकल रहे हैं, कोरियोनिक विलई। और इधर क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम होती है उसमें गड्ढे बनते हैं, तो उन गड्ढों में जाकर ये विलई फिट हो जाते हैं। उन गड्ढों को बोलते हैं डेसिडुअल क्रिप्ट्स। क्रिप्ट मतलब गड्ढे, तो इस तरह से ये डेसिडुअल क्रिप्ट्स बने और इन डेसिडुअल क्रिप्ट्स में जाकर ये फिक्स हो गया। ऑलराइट, सो लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। इसमें नंबर 1 वी हैव ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट आउटर सेल्स हैं, सो दे आर आउटर पेरिफेरल लेयर ऑफ सेल्स। नाउ इसके फिर दो पार्ट्स बनते हैं। नंबर 1 साइटोट्रोफोब्लास्ट। साइटो मीन्स सेल्स हैं प्रॉपर, सो दिस इज द इनर, इसमें इनर सेल्यूलर लेयर। एंड नंबर 2 इज सिंसाइशियोट्रोफोब्लास्ट। सिंसाइशियोट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट, ये इसमें बाहर वाली जो लेयर बन रही है, आउटर मल्टी न्यूक्लिएटेड लेयर। और मल्टी न्यूक्लिएटेड को हमने पढ़ा है 11th क्लास में, सिंसाइशियम कहते हैं। दैट मीन्स इसमें सेल बाउंड्रीज आर लॉस्ट, सेल बाउंड्रीज आर लॉस्ट। और यही लेयर जो होती है स्टूडेंट्स, इट फॉर्म्स
फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को कहते हैं कोरियोनिक विलाय, क्योंकि ये कोरियन बनाएंगे। हम पढ़ेंगे कोरियन क्या होती है। एम्ब्रियो के चारों तरफ एक लेयर है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, जो एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने वाली है और जो प्लेसेंटा फॉर्मेशन में रोल प्ले करेगी। सो इट इज नोन एज कोरियोनिक विलाय। सो क्वेश्चन आता है, कोरियोनिक विलाई आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इन सिंसाइशियो ट्रोफोब्लास्ट। नाउ ये जो कोरियोनिक विलाई हैं ये जाकर मर्ज हो जाएंगे या घुस जाएंगे। सो दे गेट कनेक्टेड विथ डेसिडुअल क्रिप्स, क्रिप्स मीन्स गड्ढे और डेसिडुआ मीन्स एंडोमेट्रियम। सो डेसिडुअल क्रिप्स टू फॉर्म प्लेसेंटा, यानी प्लेसेंटा कौन बना रहा है, कोरियन लेयर बनाती है। तो यानी कि अगर हम ट्रोफोब्लास्ट की बात करें तो ट्रोफोब्लास्ट क्या कर रहा है, ट्रोफोब्लास्ट फॉर्म्स कोरियन, पहला रोल इसका कोरियन। एंड व्हाट इज कोरियन, एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो कि प्लेसेंटा फॉर्म करेगी विथ मदर्स एंडोमेट्रियम, जिसे अब हम डेसिडुआ कह रहे हैं। कैसे फॉर्म करेगी, जब हम प्लेसेंटा पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अभी तो आप इतना समझ लीजिए कि इन्हीं की मदद से ये अंदर घुसता है और अंदर घुस के जो गड्ढे बने एंडोमेट्रियम में उसके अंदर अटैच हो जाता है। ऑलराइट, सो दिस इज सिंसाइशियो ट्रोफोब्लास्ट एंड साइटोट्रोफोब्लास्ट, जिसमें दो लेयर्स में ट्रोफोब्लास्ट डिवाइड होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिंसाइशियम है यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड है, सेल बाउंड्रीज लॉस हो गई हैं और इसी में कोरियोनिक विलाई बन रहा है। नाउ ये जो ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स हैं ये एक और बहुत 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 इंपॉर्टेंट काम करते हैं, ये प्रेगनेंसी को मेंटेन भी करवाते हैं। अंदर तो धसा ही दिया, इम्प्लांटेशन के लिए तो ये रिस्पॉन्सिबल है ही, साथ में ये एक और काम करेंगे, ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करेंगे, तभी ये एम्ब्रियोनल सेल्स जो एम्ब्रियो बना रहे हैं वो फुली फॉर्म फीटस बना पाएंगे। क्यों, कैसे, वो अब हम समझने की कोशिश करेंगे। यू प्लीज नोट दिस डाउन। तो यानी कि स्टूडेंट्स अगर हमें इसे कंप्लीट स्ट्रक्चर की तरह दिखाना है, समझना है, तो हम कैसे समझ सकते हैं। लेट अस सपोज कि ये यूट्रस की लाइनिंग है पेरीमेट्रियम, ये है मायोमेट्रियम। लेट अस जस्ट लेबल, दिस इज पेरीमेट्रियम, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई। दिस इज मायोमेट्रियम, याद है आपको, मसल लेयर, इसी में कॉन्ट्रैक्शन होंगे तो बेबी नीचे खिसकेगा, फीटस विल पुश डाउन एंड डिलीवरी विल हैपन। यहां पर आ गया है, अब इम्प्लांट हो गया है ब्लास्टोसिस्ट। किस तरह से इम्प्लांट होगा, लेट अस सपोज ये साइटोट्रोफोब्लास्ट लेयर है सेल्स की, ट्रोफोब्लास्ट की अंदर वाली लेयर जो सेल्स हैं प्रॉपर, यहां पर इसमें इनर सेल मास अटैच है, ठीक है, यहाँ पे ये कैविटी है। नाउ इसकी बाहर की जो लेयर है हमने येलो से ही बनाया है, इसमें इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो हैं ये पूरी एंडोमेट्रियम जो बहुत थिक हो चुकी है प्रोजेस्टेरॉन के कारण, पहले ईस्ट्रोजन और फिर प्रोजेस्टेरॉन के कारण, लेट्स ड्रॉ इट विद पिंक। अब ये जो एंडोमेट्रियल लेयर है ये इस तरह से इसे कवर करेगी लाइक दिस। ऑलराइट, ये एंडोमेट्रियल लेयर है। नाउ ये जो एंडोमेट्रियल लेयर है स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देखें तो इसके 3 पार्ट्स हो गए। अब हम इसे डेसिडुआ कह रहे हैं। ये पार्ट जिसका इस एम्ब्रियो से कोई लेना देना नहीं है, दिस इज डेसिडुआ पेराइटालिस। आप चाहें तो एक बार यूट्रस वाला, जब हमने पढ़ा था यूट्रस का स्ट्रक्चर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर, उसका रिविजन कर सकते हैं, वहां ये चीजें हमने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड की थी। जो इसको चारों तरफ से कवर कर रहा है, दिस पार्ट इज डेसिडुआ कैप्स्यूलरिस which capsules the embryo। और ये वाला जो पार्ट है एंडोमेट्रियम का, दिस पार्ट ऑफ एंडोमेट्रियम, जहां पर कि ये क्रिप्स बन रही हैं, गड्ढे, जिसमें आकर कि ये अटैच हुआ है, जो प्लेसेंटा फॉर्म होगा जिस पार्ट से, दिस पार्ट इज नोन एज डेसिडुआ
बेसालिस। तो इस तरह से ये कंडीशन हो गई है हमारी डे 7 पे या डे 6 के एंड पे। इम्प्लांटेड एम्ब्रियो looks like this and this is the blastocyst. We can just write here, this is implanted blastocyst in the decidua. Now अब हमें इसे मेंटेन करना है। अभी तक क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, ओवरी में कॉर्पस ल्यूटियम बना हुआ है जो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट कर रहा है, और उस प्रोजेस्टेरॉन ने इस एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को बहुत थिक कर दिया है, सिक्रीटरी कर दिया है, तैयार कर दिया है, ताकि जब ये ब्लास्टोसिस्ट आया तो डे 7 पर ये इसके अंदर अच्छे से धस सका। अभी तक इसको यूट्राइन मिल्क भी मिल रहा है इसके नरिशमेंट के लिए। बट नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सोचिएगा, बहुत लॉजिकल, बहुत इंटरेस्टिंग है। हमने पढ़ा था कि प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन कॉर्पस ल्यूटियम से सिक्रीट होता है, नंबर 1। नंबर 2, प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन का LH एंड FSH पर नेगेटिव फीडबैक होता है। अब यहां से प्रोजेस्टेरॉन निकल रहा है और वो प्रोजेस्टेरॉन LH को डाउन कर रहा है, उसका अमाउंट कम कर रहा है, सिक्रीशन कम कर रहा है। और हम जानते हैं कि कॉर्पस ल्यूटियम के मेंटेनेंस के लिए LH जरूरी है। तो LH से निकला प्रोजेस्टेरॉन जिसने कम किया LH। जब LH कम होगा तो धीरे धीरे कॉर्पस ल्यूटियम क्या होगा, रिग्रेस होगा। तो धीरे धीरे प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट भी क्या होगा, कम होगा। और अगर प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट कम हुआ तो ये जो एंडोमेट्रियम थिक हुई है ये तो स्लफ ऑफ होने लगेगी, ब्रेक होने लगेगी, ब्लीडिंग हो जाएगी, अबॉर्शन हो जाएगा। तो अब क्या करें सिचुएशन में, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन तो नेगेटिव फीडबैक ही करता है LH का। तो इस सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए, इससे डील करने के लिए नेचर ने क्या किया है कि जो ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स हैं वो एक और हार्मोन सिक्रीट करते हैं। जैसे ही वो इम्प्लांट होते हैं 7th डे पे आके, तो 8th डे से वो एक हार्मोन सिक्रीट करते हैं जैसे HCG हार्मोन बोलते हैं, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। इसका एक्शन बिल्कुल LH की तरह है। तो ये क्या करेगा कि हालांकि प्रोजेस्टेरॉन अभी भी LH को कम कर रहा है, बट ये LH की तरह काम करने लगेगा और ये मेंटेन करेगा कॉर्पस ल्यूटियम को, जिससे प्रोजेस्टेरॉन लगातार बना रहे और प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो सके। तो प्रेगनेंसी हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन लगातार बना रहे, उसके लिए ट्रोफोब्लास्ट से अब निकलने लगा है कौन सा हार्मोन, HCG। तो इसका पहला रोल जो था ट्रोफोब्लास्ट का वो था कोरियन बनाना, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनाना और फिर प्लेसेंटा फॉर्म करना, ये पहला काम था। इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क जो है वो है सिक्रीशन ऑफ HCG। सो नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन आता है। ट्रोफोब्लास्ट सिक्रीट्स HCG हार्मोन। व्हाट इज दिस? दिस इज ह्यूमन कोरियोनिक, क्योंकि कोरियन वाले सेल्स यानी कि ट्रोफोब्लास्ट, कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। LH FSH क्या है, गोनाडोट्रोफिन ही तो है। सो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन, हार्मोन फ्रॉम 8th डे ऑनवर्ड्स, जैसे ही इम्प्लांटेशन हुआ, क्योंकि तब तक प्रोजेस्टेरॉन इतना बढ़ जाता है कि वो LH को काफी डाउन करने लग जाता है। तो अब कॉर्पस ल्यूटियम मरने वाला है, खत्म होने वाला है। वी डोंट वांट दैट। दिस वर्क्स लाइक LH एंड इट मेंटेन्स कॉर्पस ल्यूटियम फॉर द फर्स्ट 3 months ऑफ प्रेगनेंसी, ताकि तब तक प्लेसेंटा अच्छे से फॉर्म हो जाए। एक बार प्लेसेंटा अच्छे से फॉर्म हो जाएगा फिर फीटस को न्यूट्रिशन मदर से मिलता रहेगा और फिर प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर पाएगी। तो फर्स्ट 3 months में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्रोजेस्टेरॉन का फॉर मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। सो डे 8th ऑनवर्ड्स इस पे बहुत क्वेश्चन आता है। ऑलराइट, फ्रॉम डे टिल 12 weeks ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को 3 हिस्सों में बांटते हैं, फर्स्ट 3 months, नेक्स्ट 3 months, नेक्स्ट 3 months। टोटल 9 months की प्रेगनेंसी होती है एवरेज। तो फर्स्ट 3 months को फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं। 3 ट्राइमेस्टर्स में बांटा, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में HCG लेवल हाई होता है। सो वी कैन जस्ट राइट दैट ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्या होगा, HCG लेवल इज हाई। अगर हम ब्लड में HCG लेवल कराएंगे तो बहुत हाई आएगा।
कब से शुरू हुआ है? 8th डे से बनना शुरू हुआ है, 12 वीक्स तक बहुत हाई रहता है। क्या करता है ये? HCG acts like LH and very important, maintains corpus luteum for first 3 months of pregnancy, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर या 12 वीक्स तक यही मेंटेन करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि LH नहीं कर सकता है। यानी एक तरह से ये मरते हुए कॉर्पस ल्यूटियम के लिए जीने की एक आशा है। सो इट रेस्क्यूज, ये बचा लेता है डाइंग कॉर्पस ल्यूटियम को। तो एक क्वेश्चन आता है, HCG विच हार्मोन रेस्क्यूज डाइंग कॉर्पस ल्यूटियम? HCG, it rescues the dying corpus luteum, and corpus luteum is very important, क्योंकि corpus luteum ही प्रेगनेंसी हार्मोन यानी प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करेगा, और अगर ये डाई हो जाता तो प्रोजेस्टेरॉन कम हो जाता। कई बार स्टूडेंट्स हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिनके रिपीटेड मिसकैरेजेस हैं, मिस एबॉर्शंस हैं, तो उनमें या तो प्रोजेस्टेरॉन लेवल कम होता है, तो फर्स्ट 3 मंथ्स में उन्हें प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शंस, मेडिसिन, टैबलेट्स दी जाती हैं, और कई बार साथ में हम लोग उन्हें HCG के इंजेक्शंस भी लगाते हैं, कंसिडरिंग कि या तो उनमें प्रोजेस्टेरॉन कम है या प्रोजेस्टेरॉन तो ठीक है, लेकिन HCG उनकी बॉडी में जितना सिक्रीट होना चाहिए किसी भी कारण से वो सिक्रीट नहीं हो पाता है। तो प्रोजेस्टेरॉन भले ही उनका नॉर्मल था, बट LH डाउन होने के कारण कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेस हो जाता होगा, जिस कारण से एबॉर्शन हो जाता होगा। तो हम उन्हें प्रोजेस्टेरॉन की टैबलेट देते हैं या तो, और या अगर HCG लेवल्स कराते हैं ब्लड में, और अगर वो कम है तो उन्हें HCG के इंजेक्शन लगाए जाते हैं एवरी वीकली या जैसा भी प्रोटोकॉल है। सो HCG एंड प्रोजेस्टेरॉन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में। नाउ प्रेगनेंसी का जो डायग्नोसिस होता है वो भी इसी HCG से होता है, क्योंकि HCG ब्लड में बढ़ता है और ब्लड के बाद वो फिल्टर होके किडनीज के थ्रू यूरिन में आने लगता है, और जब यूरिन में HCG आता है उसे ही प्रेगनेंसी टेस्ट कहते हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा, एड्स भी देखे होंगे, जिसे प्रेगा केयर करके आता है, एक स्ट्रिप आती है, उस पर यूरिन का ड्रॉप डालते हैं, और अगर दोनों लाइंस आ गई मतलब पॉजिटिव है प्रेगनेंसी, सिंगल लाइन आई मतलब प्रेगनेंसी नहीं है। एक्चुअली हम उस स्ट्रिप के अंदर क्या टेस्ट कर रहे हैं? HCG। अगर 2 लाइंस आई हैं मतलब HCG लेवल हाई है, यानी कि कहीं ना कहीं इम्प्लांटेशन हो चुका है, प्रेगनेंसी हैज हैपेंड। और जब प्रोजेस्टेरॉन लेवल हाई रहेगा, क्योंकि ये HCG कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन रख रहा है, तो क्या उस लेडी को मेंसेस आएंगे? क्या उसको मंथली ब्लीडिंग होगी? नहीं होगी, तो वो अपना पीरियड मिस कर देगी, एमेनोरिया हो जाएगा उसको, उसकी ब्लीडिंग मिस हो जाएगी। तभी वो फिर ये टेस्ट करेगी जिससे पता चलेगा कि शी इज प्रेग्नेंट। तो HCG 8th डे ऑनवर्ड सिक्रीट होता है फर्टिलाइजेशन के बाद, जिसके कारण कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहता है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल लगातार बढ़ा हुआ रहता है, और प्रोजेस्टेरॉन बढ़ा हुआ रहता है तो ऐसी लेडी को पीरियड्स नहीं आते हैं। इसीलिए 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में मेंस्ट्रुअल साइकिल इज सस्पेंडेड। All right, you note this down, then we'll write the important points. So students, हमने देखा कि किस तरह से डाइंग कॉर्पस ल्यूटियम को बचा लिया HCG ने। वेरी इंपॉर्टेंट, HCG कौन सिक्रीट करता है? ट्रोफोब्लास्ट। कब सिक्रीट करता है? 8th डे से। कब तक सिक्रीट करता है? 12 वीक्स या फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इसका लेवल हाई रहेगा, और ये कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करेगा, और कॉर्पस ल्यूटियम लगातार प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन करवाएगा, राइट? और प्रोजेस्टेरॉन उस प्रेगनेंसी को मेंटेन रखेगा। और अगर प्रोजेस्टेरॉन है तो एंडोमेट्रियम, जो अब डेसिडुआ कहला रही है, वो झड़ेगी नहीं, उसकी स्लफिंग ऑफ नहीं होगी। सो वी कैन राइट दैट इंक्रीज्ड प्रोजेस्टेरॉन लेवल लीड्स टू एमेनोरिया। एमेनोरिया हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। एमेनोरिया मीन्स देयर वुड बी नो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, no menses, and why there is no menses? क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन ने इस एंडोमेट्रियम को, जो अब डेसिडुआ कहला रही है, अच्छे से मेंटेन रखा है, उसकी शेडिंग ऑफ नहीं हुई है। नो मेंसेस ड्यू टू नो शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। और क्यों नहीं शेड हो रही है? क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स हाई है। इसीलिए प्रोजेस्टेरॉन को कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट,
प्रेगनेंसी हार्मोन, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। प्रेगनेंसी हार्मोन स्टूडेंट्स बिल्कुल याद रखिएगा, प्रेगनेंसी हार्मोन एचसीजी नहीं है। एचसीजी का काम तो सिर्फ इतना है कि वो कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करे ताकि प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट हो। एंडोमेट्रियम पे प्रोजेस्टेरॉन ही काम कर रहा है, वही इसको सिक्रीटरी बना रहा है, इसको थिक बना के रख रहा है। तो प्रेगनेंसी हार्मोन इज नॉट एचसीजी, प्रेगनेंसी हार्मोन इज प्रोजेस्टेरॉन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन प्रेगनेंसी टेस्ट जो होता है यूरिन में, वो एचसीजी की प्रेजेंस से हम पता करते हैं। सो बेसिस ऑफ प्रेगनेंसी टेस्ट, की प्रेगनेंसी हुई है या नहीं, प्रेगनेंसी टेस्ट जिसे ग्रेविडेक्स टेस्ट भी कहते हैं, दोनों पे क्वेश्चन आता है। ग्रेविडेक्स टेस्ट, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ HCG इन यूरिन, इसीलिए से कई बार UPT भी कहते हैं, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट। तो HCG जब बहुत बढ़ जाता है, जो कि इम्प्लांटेशन के 8th डे के बाद बढ़ता है। अब आप सोचिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओव्यूलेशन कब हुआ, 14th डे पे, अगर 28 डेज की साइकिल है, यानी ओवम फैलोपियन ट्यूब के अंदर आया होगा। ओवम 24 to 48 आवर्स तक स्पर्म जिंदा रहते हैं, ओवम 2 to 3 डेज जिंदा रहता है, तो करीब 2 दिन तक ओवम ने वेट किया होगा। सपोज करिए 15th डे पे, 15th डे पे फर्टिलाइजेशन हुआ, उस समय सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ जिससे कि फर्टिलाइजेशन हुआ और जाइगोट बना। सपोज 15th डे पे जाइगोट बना, 15th डे पे अगर जाइगोट बना तो डिवीजन होते होते 7th डे पे आके वो इम्प्लांट होगा। तो 15 + 7 22 डेज, यानी 23rd डे से क्या हुआ होगा, HCG सिक्रीट होना शुरू हुआ होगा। लेडी को कैसे पता चलेगा, 28 डेज पे उसको पीरियड नहीं आया, तो उसने 1-2 दिन और वेट किया, नहीं आया। सपोज 30th डे पे उसने प्रेगनेंसी टेस्ट किया, अब तक HCG इतना सिक्रीट हो चुका है कि वो यूरिन में आने लगा है, तो उसका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा एंड शी विल नो दैट शी इज प्रेग्नेंट। आया आपको समझ में किस तरह से हमने रिलेट किया इसको? इसीलिए जैसे ही पीरियड मिस होता है वो लेडी अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है। इफ शी इज सेक्सुअली एक्टिव एंड शी इज नॉट यूजिंग कॉन्ट्रासेप्शन, देन शी विल गो फॉर प्रेगनेंसी टेस्ट इन यूरिन एंड ड्यू टू दिस HCG प्रेजेंस दैट विल कम आउट टू बी पॉजिटिव। और इन केस अगर उसका पीरियड मिस हुआ है और उसने टेस्ट किया और ये नेगेटिव आता है कई दिन बाद तक भी, तो मतलब प्रेगनेंसी नहीं हुई है, अबॉर्शन हो गया है या प्रेगनेंसी फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं था। There can be other causes also of amenorrhea, but हाँ, amenorrhea does indicate pregnancy. Alright, so ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेविडेक्स टेस्ट का बेसिस क्या है, HCG। तो प्रेगनेंसी टेस्ट जो हम करते हैं वो HCG के कारण है और प्रेगनेंसी हार्मोन जो है वो प्रोजेस्टेरॉन है। नाउ देयर इज वन मोर थिंग, ये जो HCG हार्मोन है जो 3 months तक हाई रहता है लेडी के अंदर, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टूडेंट्स, प्रेगनेंसी में शुरू के 3 महीने में लेडी के अंदर बहुत सारे बिहेवियरल चेंजेस आते हैं, मूड स्विंग्स होने लगते हैं, चिड़चिड़ाहट होती है, कभी गुस्सा आता है, सो मूड स्विंग्स होते हैं, प्लस कुछ फिजियोलॉजिकल यानी फंक्शनल चेंजेस आते हैं, जैसे उसे उबकाई आना यानी फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग, नॉसिया होता है अर्ली मॉर्निंग में, थोड़ा डिजीनेस, हल्के हल्के चक्कर आते हैं, कई बार चीज़ों का टेस्ट बदल जाता है, जनरली कड़वा टेस्ट बहुत अच्छा लगने लगता है, करेला खाने लगते हैं लोग प्रेगनेंसी में। करीना कपूर ने बहुत करेला खाया है अपनी प्रेगनेंसी में। तो ये सब जो चेंजेस आ रहे हैं फर्स्ट 3 months में, जैसे ही 3 months ओवर होते हैं ये सब चेंजेस सबसाइड हो जाते हैं, वो भी HCG हार्मोन के कारण है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लेडी आती है, प्रेग्नेंट लेडी, सिंस आई एम अ गायना एक्सो आई कीप ऑन टेलिंग यू थिंग्स फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। जब हमारे पास लेडी आती है 2.5 months पे और वो कहती है मुझे बहुत वॉमिटिंग हो रही है, नॉसिया हो रहा है, वी फील वेरी हैप्पी, हम बड़े खुश हो जाते हैं कि अरे वाह प्रेगनेंसी अच्छी चल रही है, इसका मतलब है HCG खूब सारा सिक्रीट हो रहा है, यानी कॉर्पस ल्यूटियम अच्छे से मेंटेन्ड है, यानी प्रोजेस्टेरॉन खूब सारा सिक्रीट हो रहा है, यानी कि प्रेगनेंसी सेफ है। तो दिस इज अ गुड साइन, दीज थिंग्स हैपनिंग आर गुड साइन। फिर हम उसे मेडिसिन तो देते ही हैं, साथ में काउंसिल करते हैं कि डोंट वरी, 3 months जैसे ही होंगे प्रेगनेंसी को ये सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, सो डोंट वरी। सो HCG हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बिहेवियरल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन विमेन।
और अब ये विमेन कैसी है? प्रेग्नेंट विमेन है, इन प्रेग्नेंट विमेन। कई सारे कैसे कैसे चेंजेस होंगे स्टूडेंट्स? जैसे कि मूड स्विंग्स, ये तो बिहेवियर हो गया। कई बार हमें हस्बैंड्स को, फैमिली मेंबर्स को काउंसिल करना पड़ता है दैट इट इज़ नेचुरल। दिन भर सोती रहती है, वो बोलते हैं आकर चिड़चिड़ी हो गई है, गुस्सा करने लग गई, देन वी टेल देम दैट इट इज़, ये कल्प्रिट है, बहू कल्प्रिट नहीं है, वाइफ कल्प्रिट नहीं है, ये HCG हार्मोन इज कल्प्रिट। सो मूड स्विंग्स होंगे, देन नॉसिया दैट इज फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग, देन डिजीनेस, चक्कर आना हल्के हल्के, देन फटीग, थकावट रहना, नींद आती रहना दिन भर, स्लीपीनेस, देन वी कैन से फूड चॉइसेस चेंज। कुछ के लिए जनरली सार फूड अच्छा लगने लगता है, सार फूड प्रेफर्ड, कड़वा, सॉरी सार एंड बिटर, कड़वा और खट्टा। बहुत मन करेगा कि आप पानी पूरी गोलगप्पे खाएं, खट्टा, ऑलराइट। सो दीज थिंग्स हैपन। अगर आपको याद हो जब हमने 11th क्लास में पढ़ा था, ये नॉजिया, डिजीनेस, ये सुबह के टाइम ज़्यादा होता है, दीज थिंग्स हैपन इन द मॉर्निंग, और इसी को हमने मॉर्निंग सिकनेस कहा था। फिर फॉलिक एसिड की टैबलेट्स देते हैं जिससे ये थोड़ा कम होता है, मॉर्निंग सिकनेस। सो ऑल दिस इज हैपनिंग, एंड व्हाई दिस इज हैपनिंग? ड्यू टू दिस HCG हार्मोन। तो अभी तक हमने देखा कि किस तरह से ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, इसमें जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है वो किस किस काम आ रही है। नंबर 1 वो कोरियन बनाएगी, नंबर 2 जो कि प्लेसेंटा बनाएगी, नंबर 3 इसमें से HCG हार्मोन निकल रहा है जो कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करके प्रोजेस्टेरॉन के लेवल्स को हाई रखेगा फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में, और यही HCG रिस्पॉन्सिबल है वेरियस मूड चेंजेस, वेरियस physiological changes in the pregnant lady. So this is all happening due to trophoblast. Inner cell mass की कहानी जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ एम्ब्रियो बनेगा प्रॉपर। कैसे बनेगा वो हम बात करेंगे, और कैसे उसके चारों तरफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स बनेंगी, कोरियन एंड ऑल, दैट वील टॉक। बट आफ्टर दिस लेट्स सी द टाइप्स ऑफ ब्लास्टोसिस्ट जो वेरियस एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम इसके इनर सेल मास की बात करेंगे जो कि एक्चुअली एम्ब्रियो बनाएगा। सो यू प्लीज नोट दिस डाउन, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एंड देन वील क्विकली सी द टाइप्स ऑफ ब्लास्टुला प्रेजेंट इन अदर एनिमल्स। सो दिस इज अबाउट आर ब्लास्टोसिस्ट। हमारे ब्लास्टोसिस्ट की हमने बात करी, यानी मैमल्स में जो होता है, यूथेरियन मैमल्स, प्लेसेंटल मैमल्स एंड मार्सुपियल्स में, वहाँ हम इसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, और हमने ट्रोफोब्लास्ट लेयर को डिस्कस किया। नाउ जो अदर एनिमल्स हैं उनमें ब्लास्ट्यूला कहते हैं इसे। सो लेट्स रीड अबाउट टाइप्स ऑफ ब्लास्ट्यूला। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसलिए हम इसे यहीं पर डिस्कस कर रहे हैं, ताकि नेक्स्ट क्लास से हम इनर सेल मास यानी एम्ब्रियो कैसे फॉर्म होगा वो एग्जैक्ट प्रोसेस समझ सके। नाउ देयर आर वेरियस टाइप्स स्टूडेंट्स। पहला है सीलोब्लास्ट्यूला। सीलोब्लास्ट्यूला मीन्स हमारी ही तरह हॉलो कैविटी बनती है इसमें। सो इसमें देयर इज हॉलो ब्लास्ट्यूला ही है ये, और डायरेक्ट एग्जाम्पल पूछा जाता है स्टूडेंट्स, फ्रॉग। फ्रॉग में सीलोब्लास्ट्यूला बनता है, इट इज क्वाइट लाइक अस। देन सेकेंड इज स्टीरियोब्लास्ट्यूला। स्टीरियोब्लास्ट्यूला में कोई कैविटी नहीं बनती है, सॉलिड होता है ये। सो हेयर इट इज सॉलिड ब्लास्ट्यूला, इट इज सॉलिड। इसके टिपिकल 2 एग्जाम्पल्स हैं जो रटे होने चाहिए, जिन पे क्वेश्चन आता है, दैट इज नीरिस विच इज एन एनेलिडा एंड सीलेंट्रेट्स। सीलेंट्रेट्स, इनमें इस तरह का ब्लास्ट्यूला फॉर्म होता है। देन थर्ड, इंसेक्ट्स में क्या होगा स्टूडेंट्स? इंसेक्ट्स में चारों तरफ, बीच में तो योग भरा हुआ है, वहां पे क्लीवेज हो ही नहीं रहा है, चारों तरफ साइटोप्लाज्म में क्लीवेज हो रहा है, जिसे हमने सुपरफिशियल क्लीवेज पढ़ा था, टाइप ऑफ क्लीवेज मीरोब्लास्टिक, इनकम्प्लीट टाइप का है। वहीं पर कैविटी बनेगी तो उसे कहते हैं सुपरफिशियल या पेरीब्लास्ट्यूला, यानी चारों तरफ बन रहा है, या सुपरफिशियल ब्लास्ट्यूला, एक ही बात है, क्योंकि क्लीवेज भी कैसा था? सुपरफिशियल। सो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा इंसेक्ट्स। आपको याद है, सपोज दिस इज द एग, सेंटर में तो योग भरा हुआ है, ये पूरा योग है, इसमें तो कोई डिविजन्स ही नहीं होंगे,
डिविजन्स होंगे साइटोप्लाज्म में, तो जब साइटोप्लाज्म में डिविजन्स होंगे तो जो कैविटी बनेगी लाइक दिस, ये बन जाता है पेरीब्लास्टुला, पेरीफेरी में है इसीलिए पेरीब्लास्टुला। याद रखना बहुत सिंपल है, हमें तो बस एग्जाम्पल लर्न होना चाहिए विच इज़ वेरी इजी। एंड देन डिस्कोब्लास्टुला, अब आप समझ ही गए होंगे डिस्कोब्लास्टुला से क्या मतलब है हमारा, जहाँ पे डिस्कॉइडल टाइप का एग है। किस किस में होता है ये स्टूडेंट्स, वही सेम, सपोज ये है इस तरह से, ये पूरा योग भरा हुआ है, दिस इज योग, इसमें कोई डिवीजन नहीं हो रहा है स्टूडेंट्स, इसमें भी इनकम्प्लीट डिविजन्स हो रहे हैं साइटोप्लाज्म में, और उसके कारण से यहाँ पर कैविटी बन जाती है छोटी सी डिस्क के फॉर्म में, अंदर कैविटी है, सो डिस्कोब्लास्टुला। जिनमें इस तरह का एग मिलेगा उनमें मिलेगा, यानी जिनमें डिस्कॉइडल एग्स होते हैं। सो द टिपिकल एग्जाम्पल्स वी नो, 3 एग्जाम्पल्स हैं, अब तो आपको रट गए होंगे, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड प्रोटोथीरियन मैमल्स, यानी ओवीपैरस, प्लैटिपस, इकिडना। जिनमें भी डिस्कॉइडल टाइप के एग्स होते हैं उनमें डिस्कॉइडल टाइप का क्लीवेज होता है और डिस्कोब्लास्टुला फॉर्म होता है। जिनमें जो सेल्स हैं वो सेंट्रोलेसिटल हैं, उनमें सुपरफिशियल क्लीवेज होता है और सुपरफिशियल टाइप का ब्लास्टुला बनता है। बाकी दीज आर द अदर टू, सो द एग्जाम्पल्स आर इंपॉर्टेंट, लेट मी राइट, एग्जाम्पल्स आर इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, सो विद दिस वी हैव सीन अ पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्लास्टोसिस्ट। आज हमने पढ़ा किस तरह से किस किस स्टेज पे आके इम्प्लांटेशन होता है, कैसे जोना पेलिसिडा की हैचिंग होती है, कैसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी प्रिवेंट होती है, और किस तरह से ये प्रेगनेंसी मेंटेन रहती है HCG हार्मोन के कारण। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वील टॉक ये जो इनर सेल मास है ये कैसे एम्ब्रियो बनाएगा, और कैसे ये इनर सेल मास और साइटोट्रोफोब्लास्ट ये मिलकर वेरियस लेयर्स बनाएंगी इस एम्ब्रियो के चारों तरफ, इसे प्रोटेक्ट करने के लिए, विच आर कॉल्ड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, एम्ब्रियो के बाहर की मेम्ब्रेन्स। दिस ऑल वील टॉक in the next class. So till the next class, a very happy learning and have a good day. Thank you.